इमीडिएटली मुझे बता दो, ठीक है। एंड डू नॉट लीव द क्लास इन बिटवीन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के इन कॉन्सेप्ट्स पे हुए मैं लिख रही हूँ, आई मीन लेने वाले, हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन, बिना बोले कोई नहीं जाएगा। ओके, टिल हियर वी हैड डन जेड स्कीम रिएक्शंस की मैंने देखी थी। झट से अगर मैं इसको रिकॉल करूं, जो भी कल नहीं थे उनके लिए क्विकली बता देती हूँ कि कैसे फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, देन जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, मतलब जो अलग अलग कैरियर्स है, उनके तरफ चलता है। मैंने ये भी बताया था, याद है, ये हमारी प्रियंका चोपड़ा को भी याद रखने के लिए बताया था। इसके ऊपर क्वेश्चन है। एंड पता है, ये प्लास्टो क्यूनोन के ऊपर भी क्वेश्चन मिला था, तो मैंने ये बताया था कि ये क्यूनोन को एंड पीसी को याद रखना करके। तो आज मैंने वही ढूंढा कि यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो बने हैं क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई एम अगेन रिपीटिंग, विल डिस्कस दैट। तो कैसे अलग अलग कैरियर्स के लेके हम इलेक्ट्रॉन्स को फिर आते हैं PS1 की तरफ लेके। PS1 भी खुद भी लाइट लेके एक्साइट करने वाला है इलेक्ट्रॉन को। अगेन अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होके लास्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन NADP, जो कन्वर्ट करेगा NADPH+ में रिडक्शन हो जाएगा। तो ये क्या थी, ये हमारी जेड स्कीम थी। एंड इसी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ था, इसकी कुर्बानी जो हुई थी, इसकी कुर्बानी को किसने कंपनसेट किया, वाटर ने किया। तो वाटर का यहाँ पे स्प्लिट होना, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन का क्या मतलब है। सी बच्चों, व्हेन यू स्प्लिट द वर्ड, फोटो मींस व्हाट, लाइट, एंड फॉस्फोरेशन मींस व्हाट कि एडीपी का और सॉरी एटीपी का बनना फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ध्यान दो, लाइट के प्रेजेंस में, जब मतलब लाइट की एनर्जी लेके जब हम एटीपी बनाएंगे तब फोटो फॉस्फोरेशन कहेंगे। एंड अगर सिर्फ फॉस्फोरेशन कहीं पे भी अगर टर्म आता है कि सिर्फ फॉस्फोराइलेशन बोला गया है, इसका मतलब ओनली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यहाँ पे लाइट के वजह से वो नहीं हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी। मान लो कोई और रीजन वहां पे हो सकता है, ठीक है। साइक्लिक है मतलब क्या होगा कि ऐसा कुछ होगा जो वापस से घूम के अपने घर आ रहा होगा। तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन्स की बात कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा घूम के आएगा। देखो, सी इन दिस, सलीम आपने जो क्लास लेट ज्वाइन किया है, हाँ मंजू, ग्रेट। तो देखो, फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे एक ही इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 नहीं। एंड कोई मुझे आंसर करेगा कि फोटो सिस्टम 1 को हमने कहाँ देखा था। कल पिगमेंट सिस्टम्स में मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम 1 या फिर पिगमेंट सिस्टम 1 जो है ये कहाँ पाई गई है। सलीम सिर्फ आपको की आवाज स्लो आ रही है क्या? सभी को की आवाज स्लो है बच्चों? नो मैम की वॉइस ठीक आ रही है। मैम सेपरेटली हाँ, इंडिविजुअली भी, मतलब किसी के PS2 के साथ अटैच नहीं, अकेला PS1 का। स्ट्रोमल लैमेला। हाँ, ये तो हो गई प्लांट की बात। और बैक्टीरिया। किसने आंसर किया? फैजा। ट्रू है, ये डोमिनेंटली बैक्टीरिया में पाया गया है, हमने ये कल पढ़ा है बच्चा लोग। नाक कटा दोगे आप मेरी, है ना। देखो, इधर पढ़ा नहीं था क्या, मैंने पढ़ा था कि नहीं? फिर इसको भूलना Yes, मत, sir. PS2 हमने पढ़ा है। तो अभी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पे जब हम पढ़ेंगे तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ PS1 ही काम आएगा, मतलब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम इंडिविजुअल PS1 की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था कि ये सिर्फ बैक्टीरिया में ज्यादा पाया जाएगा, स्ट्रोमल लैमेले में इतना काम नहीं करेगा, इतना एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस को वो नहीं करेगा, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। ये भी चीज मैंने बताई थी। तो ये बैक्टीरिया में हो रहा है, सही बात। तो बैक्टीरिया में एकमात्र कौन सा बैक्टीरिया? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑब्वियसली। तो एकमात्र जो पिगमेंट सिस्टम है जिससे बैक्टीरिया बेचारा अपना फूड बनाएगा वो है PS1। एंड ये साइकिल कैसे चलेगा? जैसे लाइट गिर गई, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर या फिर सिस्टम से चले एंड वापस वहां से फिर से अपने घर आ गए। तो इसलिए हम इसको साइक्लिक कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे उसका फंडा है, ना कोई ज्यादा तामझाम है। बस आप अगर याद रख सकते हो तो ये बीच बीच वाले जो है ना, कौन कौन यहाँ पे आता है भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को
पकड़ने का, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फेरेडॉक्सिन आएगा, प्लास्टोक्यूनोन आएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आएगा एंड पीसीबी आएगी। इन चारों को ही मिला के मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा है। ये बात समझ रहे हो? क्योंकि कभी कभी आप लोगों को ना ये चारों नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो अगर वो नहीं याद रख पा रहे हो डायग्राम निकालते वक्त, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स तो याद रखो, इसको तो लिख दो एटलीस्ट, है कि नहीं? तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है एंड फिर लास्ट में फिर से फाइनली जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपने घर आएगा, इसलिए हम उसको कहेंगे क्या, साइक्लिक वाला रिएक्शन। एंड इसमें कितने एटीपी बन रहे हैं? यहाँ पे बन रहा है एक एटीपी का मॉलिक्यूल। और एनएडीपी कितना बन रहा है? यहाँ पे नॉट फॉर्म, क्योंकि एनएडीपी का कोई भी यहाँ पे सिंथेसिस नहीं है। नाउ अगर यहाँ पे नीट का क्वेश्चन बना, मैं हैशटैग करके लिख रही हूँ, नीट का क्वेश्चन बना कि फोटो सिस्टम 1 में एनएडीपी बनता है या नहीं, एंड अगर ऐसा क्वेश्चन बना है कि क्या बैक्टीरिया एनएडीपी बना सकता है या नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो। क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, अरे क्वेश्चन बात हो रही है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में चलता है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम बनाता है सिर्फ एटीपी, एनएडीपी नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर साइक्लिक वाला? इतना यस सही? मैम, यस मैम। बस इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है हमारे साइक्लिक का। एंड नॉन साइक्लिक मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि ऐसा फॉर्मेशन एटीपी का जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम के घर नहीं आएंगे। ये हमारा सेम जेड स्कीम जैसा ही है, जस्ट लाइक आवर जेड स्कीम। जेड स्कीम में भी इलेक्ट्रॉन्स घूम घूम के वापस घर नहीं आ रहे थे ना, तो कुछ वैसा ही है नॉन साइक्लिक में भी। गुड इवनिंग स्नेहा। स्नेहा कल क्लास को बीच में छोड़ के गए थे आप, आई हैव ऑब्जर्व दैट। तो ये डोमिनेंट है किसमें? ग्रीन प्लांट्स में। एंड इसमें PS1 एंड PS2 दोनों भी इन्वॉल्व है। अब ये PS जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, दिस इज अटैच्ड विद PS2, इसलिए इसको हम काउंट करेंगे। ये बहुत बड़ा योगदान देगा इन प्लांट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की करने की जरूरत क्या है? जेड स्कीम में जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, उसके साथ और एक कॉन्सेप्ट हो रहा था, मैंने बताया था कल। क्या हो रहा था? मैं स्लाइड दिखा दूंगी तो आप बता दोगे, बट किसी को याद है? ठीक है, दिखा देती हूँ। जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उस दौरान और एक चीज हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान। क्या पूरी ली थी स्नेहा क्लास? नोबडी रिमेम्बर्स कि मैंने कहा था कि प्रोटॉन जो है वो पंप होता है स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। लिखा भी है, देखो मेरे पास ना प्रूफ है, मैंने लिख के रखा है। स्ट्रोमा से ल्यूमेन में प्रोटॉन पंप होता है, एक प्रोटॉन आता है यहाँ से, दूसरा आएगा वाटर का जो स्प्लिट होता है, यहाँ से भी प्रोटॉन आता है, तीसरा जब यहाँ पे एनएडीपी बनता है यहाँ से भी प्रोटॉन आता है। ये बताया था या नहीं? बताया था कि नहीं कि जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस दौरान क्या होता था? प्रोटॉन का पंपिंग। हाँ या ना, जल्दी। यस मैम। वो यस मैम। चीजें पूछना यहाँ पे कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होने वाला है इसमें भी। देन दूसरी बात क्या लिखी थी हमने कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, देखो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली, कि जैसे ही PS2 पे हमारे सनलाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक्साइट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके देयर इज अ ट्रांसफर। अलग अलग यहाँ पे सेम आएगा, प्लास्टोक्यूनोन, देन साइटोक्रोम B6, देन हमारी PC, सेम चीज। एंड लास्ट में अगेन यहाँ पे जो कैरियर है या जो फाइनल एक्सेप्टर है। अब ध्यान दो क्योंकि जेड स्कीम में वेरी बिग डिफरेंस है बच्चों। जेड स्कीम में फाइनल एक्सेप्टर जो था वो एनएडीपी था, बट वो इलेक्ट्रॉन कहां से ला रहा था? PS1 से। एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में भी फाइनल एक्सेप्टर एनएडीपी है, बट इसके इलेक्ट्रॉन PS2 से आ रहे हैं। है ना डिफरेंशिएटिंग पॉइंट? इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि जेड स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा है या नॉन साइक्लिक के बारे में पूछा है, क्योंकि फर्क है। दोनों में भी फाइनल एक्सेप्टर एनएडीपी ही है, पर एनएडीपी ने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कहां से किए थे? किसने एक्साइट किया था? अगर नॉन साइक्लिक की बात हो रही है तो PS2 ने एक्साइट करा था, एंड अगर जेड स्कीम की बात हो रही है तो PS1 से आए थे, वो डायरेक्टली PS2 से नहीं आए थे। समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस? समझ रहे हो ना आप? देन दूसरी बात क्या हुई थी कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये तो हमने पहले भी देखा है, जेट स्कीम में भी ये चीज होती है, वाटर का स्प्लिटिंग होना। क्यों हो रहा है ये? टू कंपनसेट दिस लॉस, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो बेचारा वापस घर नहीं आया, उसने इसको जाके जुड़ गया, उसको कोई और दोस्त मिल गया तो बोला मैं घर नहीं आऊंगा। अब घर नहीं आएगा तो वहां पे जो था उसकी जगह कौन भरेगा? तो कुर्बानी फिर से लग गई हमारी पानी की यहाँ पे। यस, इतना सा तो है नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसलिए मैंने कहा कि जेड स्कीम समझ गए ना। सी दिस नॉन साइक्लिक इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है सिमिलर है। सी दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि साइक्लिक सॉरी नॉन साइक्लिक एंड जेड स्कीम में कोई फर्क नहीं है, डिट्टो सेम टू सेम है, नहीं, दोनों में फर्क है। दोनों में आप देख सकते दोनों में आप देख सकते हो कि क्या क्या फर्क है। बस ऐसा हम नहीं कह सकते कि दोनों का चलना एक ही टाइम पे होता है, सो यू कांट सी दैट। समझ गए या सो गए? आपको ये चीज समझ में आ गई पूरी स्लाइड? तो मान लो साइक्लिक नॉन साइक्लिक भी आ गया। एंड क्वेश्चंस आज यहीं से बनने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा क्वेश्चंस पर। मैंने ये डायग्राम कल दिखाया था क्या आपको? आई गेस नहीं दिखाया था, कुछ लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे। सी दिस डायग्राम सिंपली आपको ये दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है हमारे क्लोरोप्लास्ट में। सी क्लोरोप्लास्ट का जो ये ग्राना वाला हिस्सा है या फिर थैलाकोइड्स, थैलाकोइड्स में चल रही है हमारी लाइट रिएक्शन। देन लाइट रिएक्शन से जो भी एटीपी बन रहा है उसका यूज हो रहा है डार्क रिएक्शन में, है कि नहीं? एंड देन अगेन डार्क रिएक्शन से जो भी एटीपी का यूज होकर एडीपी बनेगा, एनएडीपी का यूज होकर एनएडीपी बनेगा, एनएडीपीएच विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू एनएडीपी, उसको फिर से भेज देते हैं यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल। ये एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे जाएगा एंड फिर से एडीपी का कन्वर्जन एटीपी में, एनएडीपी का रिडक्शन एनएडीपीएच में, सेम चीज। तो ये चीज चलती रहेगी। यस, एनी डाउट? अब ये एक इसमें मुझे ही एक डाउट है, अब आप मुझे बताओ कि कौन क्लियर कर सकता है मेरा डाउट कि लाइट रिएक्शंस तो मान लो डिपेंडेंट है लाइट पे एंड डार्क रिएक्शंस को लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि डार्क रिएक्शन सिर्फ रात में चलेगी और लाइट रिएक्शन दिन में चलेगी? ऐसा कह सकती हूँ क्या? नो मैम, मैम वो इनसाइड भी हो सकती है उसके। मतलब नहीं समझी मैं। मैम डार्क रिएक्शन मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर हम डे टाइम में अगर लाइट रिएक्शन लाइट डार्क रिएक्शन करते हैं तो उसको हम एक रूम के अंदर कर सकते हैं जहाँ पे लाइट ना हो। नहीं 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 बच्चे, नहीं, यही कॉन्सेप्ट तो मुझे आपको क्लियर करवानी है। नहीं, ये बात गलत है। सुनो, मैम लाइट रिएक्शन, हाँ बोलो, एनीवन वांट टू क्लियर? पलक बोलो। हम रात में जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा की हेल्प से होती है, क्योंकि दिन में तो क्लोरोफिल हेल्प करते हैं, लेकिन जब डार्क हो जाता है तो स्ट्रोमा एक ऐसा लिक्विड जो हेल्प करता है इनकी डार्क रिएक्शन में। नहीं 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 नहीं, आप कॉन्सेप्ट गलत ले रहे हो। नहीं, ऐसा ये कॉन्सेप्ट सही है, मतलब ये लॉजिक सही नहीं है। एनीवन एल्स हु वांट्स टू हेल्प मी? मैम मैम हाँ? मुझे एक बात पूछनी है। मैम मैम जैसे लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस का यूज होता है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, बट डार्क रिएक्शन में तो लाइट का यूज नहीं होता तो CO2 रिलीज होता है। ठीक है, आपकी बात ये सही है कि लाइट रिएक्शन में CO2 रिलीज कैसे होगा? डार्क रिएक्शन में CO2 तो फिक्स होता है, ये फिक्स हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है। नहीं बच्चों, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग रॉन्ग। आई गेस सानिया वाज सेइंग समथिंग, एक बार बता दो सानिया अंसारी। मैम मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, जैसे आप डार्क रिएक्शन के बारे में बोल रहे हो तो जो कैक्टस होते हैं, डेजर्ट प्लांट जो है, वो डार्क रिएक्शन करते हैं नाइट में? वो सक्यूलेंट प्लांट्स है, वो क्रुशेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म करेंगे। कैम प्लांट्स है वो, सक्यूलेंट प्लांट्स है वो। ओके मैम। जो कैक्टस है, एलोवेरा है, ये लोग एसिड मेटाबॉलिज्म करके C3C4 साइकिल आप पढ़ते हो। इसके अलावा भी और एक साइकिल है अपार्ट फ्रॉम C3C4 साइकिल, जिसको हम कैम पाथवे कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है बट हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो C3C4 पाथवे जब मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद कैम पाथवे पढ़ाऊंगी मैं, जो वहां पे आपका
ये एलोवेरा एंड कैक्टस जैसे कुछ चीजें हैं जो वो साइकिल कराती है। तो सुनो, Okay. बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं उस स्लाइड पे लेके चल रही हूँ आपको जहां पे मैंने लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को पढ़ाया था। लेट्स गो बैक। देखो, लाइट एंड डार्क रिएक्शन में एक तो ये थैलाकॉइड में होगा, स्ट्रोमा में होगा, क्लियर। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों? एटीपी एंड एनएडीपी बनता है। अभी हमने देखा ना, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन किया, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन किया। अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स कंसिडर नॉन साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक तो चलता है बैक्टीरिया में। तो लेट्स कंसिडर व्हाट, साइक्लिक एंड जेड स्कीम सेम ही है। तो हम सिर्फ नॉन साइक्लिक की बात करेंगे। नॉन साइक्लिक में क्या बना? एटीपी भी बना, एनएडीपी भी बना, दोनों भी बनते हैं। ओके, बट साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है। तो एटीपी एंड एनएडीपी दोनों भी नॉन साइक्लिक में जब चले, वो क्या थे? वो प्रोडक्ट्स थे। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इन एटीपी का यूज करके ही हम आगे क्या बना सकते हैं? C3 एंड C4 साइकिल को चलाएंगे, क्योंकि C3 C4 साइकिल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिक्स करेगा। सी आपको इससे भी और सिंपल समझाती हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस है हमारा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ले लो एंड प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है। तो अब इसमें क्या होने वाला है? जो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बच्चों, इसको कंप्लीट करने के लिए दो चीजें लगेगी। सी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट्स हमको दो अलग अलग रिएक्शन से मिलते हैं। ग्लूकोज इज अ प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, ऑक्सीजन ये है प्रोडक्ट हमारे लाइट रिएक्शन का। इसलिए लाइट एंड डार्क को साथ में चलना या साइमल्टेनियसली चलना जरूरी है। बट कैसे चलेगा? क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग हमने देखा है होते हुए लाइट रिएक्शन में। अभी देखा ना हमने, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें क्या हुआ था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ था, जहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाला हमने। बट कार्बन डाइऑक्साइड को अब तक कहीं पढ़ा अपने लाइट रिएक्शन में? यस, कहीं पढ़ा? अब तक मैंने आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पढ़ाया है, मतलब लाइट रिएक्शंस को हमने किया है। लाइट रिएक्शंस को करते वक्त CO2 का जिक्र हुआ क्या कभी? नहीं हुआ है। मैम हाँ, तो इसका मतलब रिएक्शन पूरी नहीं हुई हमारी फोटोसिंथेसिस की। तो CO2 को हम कहाँ फिक्स करेंगे? CO2 को फिक्स करेंगे स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में CO2 को फिक्स करने के लिए जो एटीपी और एनएडीपी बनाया था लाइट रिएक्शन में, उसी का यूज किया जाएगा। CO2 को लिया जाएगा, मतलब बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, लाइट रिएक्शन से एटीपी एनएडीपी को लिया, एंड स्ट्रोमा ने फिर केल्विन साइकिल को या फिर C4 साइकिल को चलाया। तो इसका मतलब ये साइकिल चलाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। तो चाहे बाहर दिन हो रात हो, फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? मैं फिर से उस डायग्राम पे लेके जा रही हूँ आपको। ये बहुत बेसिक है। ये चीज अगर क्लियर नहीं ना, तो आप इसके ऊपर के MCQs को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। देखो, ये साइकिल जो है इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सिमिलरली वाइस वर्सा। बट इस पे यहाँ पे डे हो या नाइट हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको क्या क्या लगेगा? इसको लगेगा कि एटीपी, डार्क वाले हिस्सा जो है, जो स्ट्रोमा में हो रहा है, उसको लगने वाला है। अरे स्ट्रोमल लिख दिया मैंने। एटीपी लगेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, एटीपी एंड NADPH टू मेक ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से आ गया, एटीपी को लाना पड़ेगा यहां से, एटीपी एंड NADP को। तो दिन में लाइट रिएक्शंस चलेगी, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि जब सनलाइट गिरेंगे पत्ते के ऊपर, तब जाके सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके हमारे फोटो सिस्टम्स एक्टिवेट होंगी, तब जाके नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन जेड स्कीम चलेगा, एंड तभी हमारा एटीपी एंड NADP दोनों भी बनेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे सूरज ढल गया, मान लो अभी और 1 घंटे में 7-8 बजे सूरज ढल जाएगा, सनसेट हो जाएगी, है ना? सनसेट होने के बाद फिर क्या होगा? विल दिस वर्क? प्रैक्टिकली ये वर्क नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी रेज नहीं हो रहे। हाँ, बट अगर चंद्रमा है, चंद्रमा का कोई मिनिमम वेवलेंथ गिर रहा है, स्ट्रीट लाइट का अगर कोई विजिबल वेवलेंथ गिर रहा है, तो कुछ थोड़े से अमाउंट में ये साइकिल यहाँ वाली चल सकती है। एंड थोड़े बहुत जो भी एटीपी ये बनाएगा, उसी को लेके ये वाली साइकिल को चलाया जाएगा स्ट्रोमा में।
बट अगर ऐसा कुछ पॉइंट आ गया जहां पे लाइट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो ये पूरा भी नहीं, मतलब पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा। एंड कुछ देर के बाद सारे जब एटीपी यूटिलाइज हो गए, ये भी बंद हो जाएगा। तो रात के दौरान मान लो प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा, फोटोसिंथेसिस को कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। तो तब हम क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो रात में या अर्ली मॉर्निंग में बहुत कम होती है। दिन में जब पूरा सूरज पूरे पीक पे होता है, तब फोटोसिंथेसिस भी पीक पे होता है। अब क्लियर ये कॉन्सेप्ट सभी को? देखो जब ज्वाइन हुए थे ना तब 20-25 के आसपास थे, अभी 13 रह गए। अब क्लियर? डार्क एंड लाइट में कंफ्यूज नहीं करोगे? कौन कब चलता है, कैसे चलता है? लाइट रिएक्शन अगर सूरज ढलने के बाद रुक भी जाती है तो तुरंत उसके 1-2 घंटे के बाद डार्क रिएक्शन में रुक जाएगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट लगने वाले हैं। अब लाइट रिएक्शन ही नहीं चलेगी तो डार्क कैसे चलेगी? कुछ नहीं होगा फिर तो। ओके, सो देखो थोड़ा सा एक क्विकली, अगर 5 मार्क का ऐसा कुछ क्वेश्चन, हाँ दैट्स ट्रू पलक, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक को आप लिख दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में, तो सी व्हाट ऑल पॉइंट्स यू कैन राइट। फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, यहाँ पे दोनों भी इन्वॉल्व है, पढ़ो आप भी मेरे साथ पढ़ो। देन यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया में पाया गया है, ये ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स में, ये तो मैंने पहले भी बताया है। तो जनरली ये एनारोबिक कंडीशन के अंदर ऑपरेट कर सकता है, दिस ऑपरेट्स इन एरोबिक कंडीशन। नॉन साइक्लिक वाला मतलब एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, पानी का स्प्लिटिंग हमने फोटोसिस्टम 1 में नहीं देखा। देन नॉन साइक्लिक में देखा है हमने, जेड स्कीम में देखा है कि पानी स्प्लिट हो रहा है। फिर क्लोज सर्कल में हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो निकले वो फिर से घूम के घर पे आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस घर पे नहीं आए, नॉट रिटर्न। ये बात हो गई। देन क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स, हाँ देखो नाउ जब भी मैं ऐसा मार्क लगाऊं ना बच्चों, हर बैच में या फिर हर क्लास में याद रखना कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि जब भी एक साइकिल चलती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, तब एक एटीपी बनाया जाता है, एंड सॉरी 2 एटीपी बनाएगा। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन 2 एटीपी बनाएगा, नॉन साइक्लिक 1 एटीपी बनाएगा। तो ये एक बात ध्यान रखो। एनएडीपीएच नहीं बनता, ये तो हमें पता ही है। एंड लास्टली है एक इनहिबिटर, दिस इज कॉल्ड एज डाइमिथाइल यूरिया, इसको कहा है डाइमिथाइल। ये एक्चुअली फैक्टर्स में फिर से आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में, बट अभी भी फिर से एक बार बता देती हूँ मैं कि डाइमिथाइल यूरिया बच्चों ऐसा ड्रग है, ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे ना PS2 को इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ये कर देता है, रोक देता है। तो प्लास्टोक्यूनोन जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन में, प्लास्टोक्यूनोन आता है, PQ आता है, देन बाद में PC आता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देगा, जिसके वजह से पूरी साइक्लिक फॉस्फोरेशन, सॉरी पूरी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन नहीं हुई तो आगे चल के डार्क रिएक्शन नहीं होगी एंड इवेंचुअली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस ना करवाने के लिए अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो इस केमिकल की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना पूरे प्लांट्स का, सारे ही प्लांट्स का जन्म सिद्ध हक है, मान लो, है ना। तो हम अगर किसी प्लांट का इस हक को छीन रहे हैं तो कुछ तो उसका रीजन होगा कि ऐसा क्यों ड्रग बनाया है, कि हमको ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसका फोटोसिंथेसिस को रोकना है, इवेंचुअली उसके ग्रोथ को रोकना है। क्या आप थोड़ा सा इसको सोच सकते हो कि हमने ऐसा क्यों ड्रग कोई इनहिबिटर लिया होगा जो फोटोसिंथेसिस को रोकता हो? एनी वाइल्ड थॉट्स, व्हाट माइट बी द रीजन? कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, यू कैन टेल। नहीं? ओके ठीक है, नहीं तो बोल दो ना यार, ये क्या है बात, नहीं तो बोला कि नहीं मैम आप ही बता दो, इट्स ओके, कीप कॉन्टेक्टिंग विद योर टीचर, कीप कनेक्टिंग। तो ये सिंपल सा आंसर इसका ये है बच्चों कि जब खेती की जाती है, जब अगर मैंने अपने खेत में गेहूं को लगा के रखा है एंड उसके साथ अगर वीड्स ग्रो हो रहे, वीड्स पता है ना, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, तो अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के लिए ये वाले हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं, सो दैट वो प्लांट्स के ऊपर अगर हम स्प्रे करेंगे ऐसे ड्रग्स तो वो आगे ग्रो नहीं हो पाएंगे। यस, सिंपल चीज। यस मैम।
यस सर। तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वगैरह तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों यूज किया गया है। ओके, सो लेट्स बिफोर वी गो टू क्वेश्चंस, लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं अबाउट द केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस मतलब क्या, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोटॉन का ग्रेडियंट लेने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स हो, एंड उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट से बनाने वाले हैं आप हमारा फाइनल एटीपी। क्योंकि अब तक हमने ये तो पढ़ा, मैं आप तो बता रही हूँ कि लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, बट अब तक हमने एटीपी को बनते हुए कहाँ देखा, हमने सिर्फ देखा कि साइक्लिक में एंड नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, बट एक्चुअल एटीपी सिंथेसिस कहाँ हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। देखा क्या आपने कहीं यहाँ पे देखा? कोई तो बोलो कि हाँ मैम हमने यहाँ देखा है, हाँ मैम हमने यहाँ देखा है। तो ये एटीपी आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम वेयर इज दिस कमिंग, ये बन कैसे रहा है, उसको देखते हैं हम कि एटीपी बनेगा कैसे। तो मैंने बहुत शुरुआत में ही ये कहा था कल के क्लास के कि प्रोटॉन्स, देखो अब फिर से याद करो कि यहाँ पे प्रोटॉन्स का अक्यूमुलेशन हो रहा है। कहाँ कहाँ से हो रहा है, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, पानी यहाँ पे स्प्लिट हुआ, मैंने यहाँ ना बहुत खिचड़ी बना के रखी है, आपको समझते समझते ना बहुत कुछ लिख दिया है, बट अब ये इरेज भी नहीं होगा क्योंकि ये सेव हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे पढ़ा लूंगी आपको वापस से। देखो प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे बनेगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा पहली बात वाटर के स्प्लिटिंग से, पानी जब स्प्लिट हुआ तब वो प्रोटॉन भी बनाया एंड देन ऑक्सीजन एंड देन इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो कुछ प्रोटॉन्स आए पानी के स्प्लिटिंग की वजह से, देन और एक चीज की कब प्रोटॉन्स आए, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था अलग अलग कैरियर्स के साथ। काफिया आप बहुत बार प्लीज पुट योर सेल्फ, नॉट योर सेल्फ, प्लीज पुट योर फोन बैटरी टू चार्ज, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चार्जिंग पे लगा दो अपने फोन को बच्चे। देन सेकेंड आ रहा था प्रोटॉन्स कहाँ से, जब फोटो सिस्टम्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के दौरान प्रोटॉन्स को हमने स्ट्रोमा से लेके आए थे अंदर ल्यूमेन की तरफ, वहां पे प्रोटॉन भी देखा था। एंड लास्टली हमने देखा कि एनएडीपी के पास, जैसे एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो है वो लोकेटेड है, अगर आप ये देखते हो, ये जो है ना रिडक्शन, ये रिडक्शन होने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोमा की तरफ आना पड़ता है मेम्ब्रेन से, क्योंकि वैसे ये तो चलता है हमारा मेम्ब्रेन में, देखो ये मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन पे चल रही है हमारी साइकिल्स, बट इस एनएडीपी के कन्वर्जन के लिए मेम्ब्रेन से थोड़ा बाहर आना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि एनएडीपीएच को बनाया जा सके। तो यहाँ से भी ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये भी बाद में अंदर खींचे जाते हैं स्ट्रोमा के ल्यूमेन की तरफ, ग्राना के ल्यूमेन की तरफ। तो ऐसे अलग अलग तीन तरफ से हमको प्रोटॉन्स का एक ग्रेडियंट मिलेगा। बच्चों ध्यान दो, ये बाद में केमियोस्मोसिस समझ में नहीं आएगा। तो अब बन गया यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट, एंड ये ग्रेडियंट जब ब्रेक डाउन होता है, जब आप इसको तोड़ोगे, तोड़ोगे मतलब क्या, इसको आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, तो नाउ कम्स आवर इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कहते हैं हम एटीपी सिंथेटेज। नाउ एटीपी सिंथेटेज अगेन थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे इसको, क्योंकि एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है। आपके बुक में इसको ऐसा लिखा है CF0 एंड CF1। C इज नथिंग बट कैटालाइटिक। कैटालाइटिक एक्टिविटी मतलब क्या, किसी चीज का बनाना, जैसे एंजाइम क्या करता है, कैटालाइसिस करता है, वैसे ही ये जो एटीपी सिंथेज है ये एक एंजाइम है, इसके पास कैटालाइटिक पार्ट है और एक चैनल वाला पार्ट है। मतलब ध्यान दो, ये हमारा ये जो छोटा सा एंजाइम है ना, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे दिखाया है। तो देखो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं F0 हिस्सा, जो एक सिंपल चैनल है, जो रास्ता है जहां पे प्रोटॉन जो है वो अंदर आएंगे ऐसे। एंड ये क्या है, ये स्ट्रोमा फेसिंग पार्ट है, दिस इज अ स्ट्रोमा फेसिंग पार्ट, जिसको हम F1 कहते हैं, एंड जिसके पास एक्चुअली कैटालाइटिक एक्टिविटी है, किस चीज की, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी है एंजाइम के पास होती है ना, तो एक्चुअल एंजाइम पार्ट जो है वो ये वाला हिस्सा है। तो F1 एंड F0 ऐसे दो हिस्से हैं एटीपी सिंथेस के। इतना डीप आपको जाना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी एंड
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों में भी आ सकते हैं। तो एटीपी सिंथेस एक ऐसा व्हाट वी कैन से एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में एटीपी बनाएगा, क्योंकि अब तक हमने एटीपी को बनते हुए नहीं देखा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखा था। लिखते थे हम कि नॉन साइक्लिक फॉस्फेशन में एटीपी बनता है, एक्चुअली में बन कहां से रहा है, यहाँ से रहा है। तो दिस इज ऑल्सो फाइनल प्रोडक्ट ओनली। तो यहाँ पे एडीपी एनएडीपी एंड यहाँ पे एटीपी, ऐसे ये दो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे हमारे लाइट रिएक्शंस के। तो एटीपी बनने के लिए हमको और एक क्या बोलते हैं उसको, अपैरेटस की जरूरत है, ऐसे कुछ सिस्टम की जरूरत है जिसको हम एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेस कहेंगे। उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा F0 जो मेम्ब्रेन में होता है, जो सिर्फ प्रोटॉन को अंदर से बाहर लेके आएगा, बाहर मतलब उसी के F1 पार्ट में भेजेगा वो। एंड जैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन जाएंगे एडीपी का कन्वर्जन एटीपी में जाएगा। एंड बच्चों ये भी ध्यान देना है कि जब एक मॉलिक्यूल बनाना है एटीपी का तो दो प्रोटॉन आयंस को पास करना जरूरी है। अगेन आई एम मार्किंग दिस एज अ हैशटैग, क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन बन सकता है। यस इसी को हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्यों कहा? क्योंकि फ्रॉम द मेम्ब्रेन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन्स का ट्रैवल देखा हमने, इसलिए ऑस्मोसिस कहा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने ये ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा होगा ना ऑस्मोसिस। तो केमी ऑस्मोसिस मतलब अलग अलग केमिकल्स का ऑस्मोसिस हो रहा है टू फॉर्म एटीपी सिंपली। एंड ऐसा ही केमी ऑस्मोसिस आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखेगा। जब रेस्पिरेशन से भी एटीपी बनता है ना ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होने के बाद, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो यस मैम। तो सेम थिंग उधर भी है, केमी ऑस्मोसिस उधर भी होता है, वो सेम ही चीज है। ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बस देखो ये एक्चुअली डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का ही उठाया है मैंने, क्योंकि दोनों तरफ एटीपी सिंथेस एंजाइम तो सेम ही है। यस क्लियर? यस मैम। केल्विन साइकिल से पहले ही मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सी ये जो व्हाइट में है दीज आर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो मैं अभी पोल नहीं भेज रही हूँ, बिकॉज मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ। पोल्स के लिए मैं अलग से क्वेश्चन भेजूंगी। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन 1। तो यू कैन नाउ ऑल्सो चैट और टेल मी डायरेक्टली कि क्या आंसर हो सकता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड पहला कहता है कि ग्राना लैमेले हैव बोथ PS1 and PS2, then cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2, both ATP and NADPH are non-cyclic synthesized during photophosphorylation, and last कहता है कि stromal lamellae have PS1 only and lack NADP। ये 2020 का कुछ क्वेश्चन था। ये सारे एक तो 2020 है, मतलब 2019 के ऊपर के क्वेश्चंस है ये 3-4 क्वेश्चंस। तो एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं होगा, बट रीसेंट क्वेश्चन है ये। मैम बी। अरे वाह, ये बहुत ही सरल सरल आंसर था, बट वेरी क्विक। वेरी गुड बच्चों। ओके क्वेश्चन 2। यस बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अगर किसी को पता नहीं चला तो अभी बताओ। मैम सेकंड का आंसर है वाटर। ओके इज एवरीबॉडी एग्रीइंग विथ हर? साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो जाती है उनको रिप्लेस करने वाले वाटर का स्प्लिट हो जाता है। यस यस, तो एवरीबॉडी एग्रीज टू वाटर, करेक्ट। देखा एनसीईआरटी ने कौन से क्वेश्चंस उठाए हैं, आई मीन एनटीए ने कौन से क्वेश्चंस उठाए जो आपके एनसीईआरटी में वही है। दिस वाज आल्सो फ्रॉम 2021। दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और दो करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द C3 साइकिल। क्वेश्चन 3 देखो क्या है कि जब क्लैडोफोरा को सस्पेंशन किया था एज़ोटोबैक्टर में एंड अलग अलग लाइट को इलिमिनेट किया थ्रू अ प्रिज्म, then he observed that bacteria accumulated only in the region of, मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ इसका क्या याद आया आपको, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? यस मैम। विच साइंटिस्ट इज दिस? एंजलमैन साइंटिस्ट है ना, एंगलमैन या एंजलमैन, एंगलमैन भी कहते हैं। तो ये एंगलमैन का साइंटिस्ट का
ये एक्सपेरिमेंट है, प्रिज्म से लेके लाइट को स्प्लिट करना। मैम डी फोर्थ है ऑप्शन, आंसर। डी मैम ऑप्शन। डी ऑप्शन। एवरीबॉडी एग्रीज टू फोर्थ ऑप्शन? यस मैम। यस मैम। अरे वाह, आपकी सबकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है यार, वेरी गुड। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन देखो। ट्रू स्टेटमेंट which is not true regarding the release of ATP during chemiosmosis, not true. पहला कहता है कि रिडक्शन ऑफ NADP on the stroma side, breakdown of proton gradient, breakdown of electron gradient, movement of proton मैम across. इसका थर्ड होगा, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। Okay, who is saying third? शिवानी क्या? मैम साफिया। शाफिया, ओके, शाफिया कहती है थर्ड, ओके। और कोई आंसर किसी और को कहना है कि नहीं ये हो नहीं सकता, कोई और होगा? यस, नो? तो शाफिया का आंसर सही है। मोहित कुमार से सी ट्रू। तो हमने इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को कहीं पे भी देखा नहीं है। NADP मैंने अभी ही बताया था केमियोस्मोसिस के दौरान की इलेक्ट्रॉन्स को PS2 से थोड़ा हटके बाहर आना पड़ता है ताकि NAD को वो रिड्यूस कर सके स्ट्रोमा में आके, तो ये तो ट्रू है। प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बनता है, ये भी ट्रू है। एंड प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आता है, ये भी ट्रू है, क्योंकि F0 मेम्ब्रेन में है तो F1 स्ट्रोमा के साइड पे है, तो मेम्ब्रेन के थ्रू आना जरूरी है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पॉइंट छोड़ रहे हैं, एंड वी आर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स जो हमको आने वाले हैं। यस, दैट्स ट्रू। दीज आर सम न्यू क्वेश्चंस जिसके हम पोल करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा आपको केल्विन साइकिल दिखा देती हूँ या सिखा देती हूँ, एंड देन विल गो टू दोस क्वेश्चंस। ओके, तो अब तक हमने देखा है लाइट रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मुझे एट द एंड मिलने वाला है ATP एंड NADPH। इसको ले चल रही हूं मैं डार्क रिएक्शंस में। क्लियर है ना यहाँ तक? मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें से मैं ही अंदाज लगा लूंगी कि आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर है। तो डार्क रिएक्शंस को देखो कितने सारे नाम देखे रखे हैं। डार्क रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ब्लैकमन रिएक्शन, या बायोसिंथेटिक पाथवे, या इसको कार्बन फिक्सेशन भी कहेंगे हम। We can also say carbon fixation, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बन फिक्सेशन मतलब क्या? CO2 को पकड़ के फिक्स करना इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन। तो कार्बन फिक्सेशन मेजरली जो होता है वो कहाँ होता है? क्योंकि उसके सारे जो एसेंशियल एंजाइम्स वगैरह होंगे वो सब कहाँ होंगे? स्ट्रोमा। यस, सो स्ट्रोमा में हम ये सारे साइकिल को अब देखेंगे। तो बेसिकली डार्क रिएक्शन जो है वो कितनी है हमारे पास? दो है। एक तो केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, दूसरा C4, एंड लास्टली कैम को भी पढ़ेंगे हम। क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाला पाथवे है, थोड़ा एक्स्ट्रा है वो, बट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आज के लिए विल डू ओनली केल्विन साइकिल, ज्यादा घबराइएगा नहीं। तो केल्विन साइकिल उनका नाम क्यों गिरा? बिकॉज उस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था, एंड ये डिस्कवर करते वक्त उन्होंने जो प्लांट पे उसको ऑपरेट किया है, दैट इज क्लोरेला एंड स्कैंडिस्मस। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, पता है? इधर से भी क्वेश्चन बना है कि केल्विन साइकिल ने विच प्लांट यूज किया था और कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किया था टू डेमोन्स्ट्रेट। क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड भाई कैसे फिक्स हुआ, उसका कन्वर्जन कैसे हुआ इनटू द शुगर। तो देखो केल्विन साइकिल सिंपल सी 3 रिएक्शंस में या फिर 3 स्टेप्स में होने वाली है। यस, कैन एनीबॉडी टेल मी क्विकली, जिसको भी हुआ है, अगर किसको पता है जल्दी से बताएगा कोई। 3 कौन से पाथ है, मतलब कौन से स्टेप्स है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड और रीजनरेशन। RUPP। ये निकालने के लिए भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या होने वाला है, अब ध्यान दो, वेरी सिंपल पाथवे है। एक्चुअली पता है आप लोग बहुत लगी हो क्योंकि NTA वालों ने बहुत से सिलेबस घटा के रखा है। अगर आप ओरिजिनल पाथवे देखोगे ना, ओरिजिनल पाथवे में इतने सारे मल्टीपल सबस्ट्रेट्स है बीच बीच में, एंड वो सारे सबस्ट्रेट, लाइक हमारे टाइम पे तो हमको सारे सबस्ट्रेट को याद करना पड़ता था। आपको कभी अभी तो शायद आपका अगला क्लास भी होगा, तो कभी दिखाऊंगी मैं आपको कि कितने मल्टीपल सबस्ट्रेट्स है यहाँ पे।
तो यहाँ पे दिखने के लिए बहुत आसान है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा एटमॉस्फेयर से, एंड सबसे पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है केल्विन साइकिल में या स्ट्रोमा में, मतलब बाहर कौन है, हमारा स्टोमाटा, स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में आया। ये लिखूं क्या मैं, आपको पता है? स्टोमाटा, स्टोमाटा टू मेसोफिल, मेसोफिल टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। आई थिंक ये सीक्वेंस पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है हमारी। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले अटैच हो जाएगी RuBP, एंड ये रिएक्शन कौन कैटालाइज करेगा? रुबिस्को। इस एंजाइम को फिर से कहां पढ़ा है हमने पहले? नहीं पता। मोस्ट अबंडेंट, यस, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है, सही है। तो देखो RuBP इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट? राइबोलोस 1,6 बिस्फॉस्फेट, जो क्या है? एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है RuBP। एंड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, सबसे पहली बात यहाँ पे जब जुड़ेगा तो वो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो 5 से यहाँ पे नीचे जब आता है वो 3 कार्बन में कैसे हुआ, यहाँ पे बीच में बहुत इंटरमीडिएट स्टेप्स है जो कि आपके लिए नेसेसरी नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, फर्स्ट इज स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन, जहाँ पे RuBP एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ जुड़ गए, देन बीच में वेरियस स्टेप्स निकल गए। तो सेकेंड स्टेप में आप सिर्फ इतना ही लिखना कि रिडक्शन, रिडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कहाँ गया? NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने, रिडक्शन हो रहा है। देखो जो NADPH एंड ATP को हमने कहा बनाया था? लाइट रिएक्शन में बनाया था, उसको हमने यूज करा। यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं? 12 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। ये यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, टोटल साइकिल में 18 ATP लग रहे हैं, और NADP कितने लग रहे हैं? 12। अब इसको भी काउंट रखना है, केल्विन साइकिल में कितने ATP लगे, कितने NADPH लगे। तो सेकेंड स्टेप में हो गया क्या? रिडक्शन, जहां पे यहाँ पे जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड था वो रिड्यूस होके आ गया 3rd कार्बन कंपाउंड पे। तो 3rd कार्बन कंपाउंड फिर जाके आगे अगेन रीजनरेट होगा टू फॉर्म RuBP, जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं। एंड इस रीजनरेशन के दौरान ही एक मॉलिक्यूल जो निकलता है, फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं इसको, also called as 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसराइड, G3P, GP3 एक ही बात है। तो उससे फिर आगे बनाया जाएगा ग्लूकोज। बच्चों बहुत बार ये भी होता है कि केल्विन साइकिल में डायरेक्टली आपने कहीं स्टार्च एंड ग्लूकोज को नहीं देखा, नहीं डायरेक्टली नहीं बनता है, बट यहाँ से जो मॉलिक्यूल बाहर गिरेगा ना, ये आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा। तो डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, बट हम इसी को ही कंसिडर करते हैं कि भाई यही एक पाथवे है जहां से ये मॉलिक्यूल को G3P को निकाल सकते हैं हम, एंड यहाँ से ही हम आगे ग्लूकोज को बना सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर जो बचे हुए कार्बन है वो क्या करेंगे? वापस से RuBP को बना देंगे। तो दिस इज हाउ रीजनरेशन विल हैकर अगेन ऑफ RuBP। तो इस पूरे साइकिल में हमने यूटिलाइज किया 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि जब 6 बार केल्विन साइकिल चलेगा तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि C6 होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है। तो जब 6 बार मुझे कार्बन यहाँ पे डालने पड़ेंगे ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड को घुमाना पड़ेगा, मतलब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ रहे हो आप? दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड कि why there is a 6 turn of a Kelvin cycle। हाँ नहीं कुछ Yes, तो बोलो। ma'am. यस मैम। तो ये याद रहना चाहिए कि कितने टर्न्स होने के बाद केल्विन साइकिल के एक ग्लूकोज बनता है। क्यों, क्या हो गया, क्यों लीव करना है? आपका क्लास है क्या अभी? नो मैम। मोहित कुमार, लीव क्यों करना है? मतलब दिस इज अ गर्ल, आई नो। अंजलि, एंड हम ये याद रखोगे आप। एंड ATP का पॉइंट यहाँ पे लिखा ही नहीं है क्या? ठीक है, मैं लिख देती हूँ कि टोटल 18 ATP यूज हो रहे हैं यहाँ पे, प्लस NADP कितने हुए? 12 प्लस 12 NADP used to form और यूज इन 1 केल्विन साइकिल, हम ऐसा लिखेंगे।
एक साइकिल में इतने हैं तो इसको इंटू 6 कर दो, क्योंकि 6 बार हमको चलानी है, इसको इंटू 6 करना पड़ेगा आपको। 6 बार चलाओगे तो एक ग्लूकोज बनेगा, है कि नहीं? समझ रहे हो? मैथ्स को समझ रहे हो? यस यस मैम। तो मेरा क्वेश्चन है कि 6 बार चलाने के लिए इंटू 6 करने की जरूरत है, या ये जो पूरी क्वांटिटी है ये टोटल 6 बार की है? स्लाइड देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है कि 6 CO2 को उन्होंने लिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल 6 CO2 को अगर वो कंबाइन कर रहे हैं, मतलब ये टोटल वैल्यू है, टोटल। तो यहाँ पे हमको 6 बार इंटू करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग, यू डोंट नीड टू। मुझे वही डाउट आया कि इतना ज्यादा एटीपी तो लगता नहीं है, दैट्स वाई एक बार मैं फिर से जाके देखती कि क्या हो रहा है, कितना एटीपी फिक्स हो रहा है। तो साइकिल में उन्होंने 6 एटीपी को, सॉरी 6 CO2 को फिक्स करा है, मतलब दिस इज द टोटल वैल्यू, दिस इज द टोटल वैल्यू, नॉट वन CO2। ये समझ रहे हो या नहीं बच्चों? वरना ऐसा हो जाएगा कि मैं मैम बड़बड़ समझ रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो डोंट मल्टीप्लाई दिस। मुझे 2 मिनट के लिए वही कंफ्यूज हुआ था, बट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल वैल्यू दी थी कि जब आप 6 CO2 को फिक्स करते हो टू फॉर्म 1 C6H12O6 तो आपको इतना लगेगा। यस, केल्विन साइकिल क्लियर? बहुत ही सिंपल है। अगर आप अगले क्लास यस में मैं मैम। बता दूंगी कि इसके इंटरमीडिएट्स बहुत से हैं, देयर आर मेनी इंटरमीडिएट्स ऑफ दिस साइकिल, बट लकीली आप लोगों के लिए वो नहीं है, तो दैट इज अ वेरी गुड, क्या कह सकते हैं, आपका नसीब अच्छा है। एनीवेज, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन कर लूं, थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चले, यस मैम। यस करोगे सॉल्व? पोज भेजो या ऐसे डिस्कस कर लोगे? मैम डिस्कस कर लो। ओके चलो, C4 का मैं अगली बार कराऊंगी, फिर C4 साइकिल को अभी नहीं लेंगे, टाइम नहीं अपने पास। पहले वाला क्वेश्चन देखो। मैम ए। Independent reaction D. takes place at, स्टोमल मैट्रिक्स। यस मैम। ए बोल रहे हो डी बोल रहे हो? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस बोला है, तो मैम हालांकि डी बोल रहे हैं। हाँ डी करेक्ट। सलीम जो है ए गलत है, इसका डी आंसर सही है। Then electrons from excited chlorophyll molecule of PS2 are ये तो हो गया ना? नहीं, फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय पूछा है, देखो पहले एक्सेप्ट कौन कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। अगर वो जेड स्कीम आपको याद है तो शायद कुछ रिकॉल हो मैम जाएगा। इसका बी है। यस, प्लास्टोक्यूनोन जो है ना PQ था, PQ मैंने कहा था कि PQ एंड PC को तो एटलीस्ट याद रखो, क्योंकि उसको उठा के यस मैम आप बार पीक्यू बोल रहे थे ना इसलिए याद हो गया। हाँ, तो प्लास्टोक्यूनोन, तो उन्होंने प्लास्टो को नहीं लिखा है, इट्स ओके, क्यूनोन प्लास्टोक्यूनोन एक ही चीज है, तो इसका सही आंसर जाएगा प्लास्टोक्यूनोन। अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना कि PS1 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, तो इसका आंसर आता फिर PC हमारी, क्योंकि PQ के बाद फिर साइटोक्रोम B6 वगैरह सब इलेक्ट्रॉन्स की इंटरमीडिएट्स होने के बाद PC के पास जब आएगा तब वो इलेक्ट्रॉन फिर PS1 को देती है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। देन देखो लास्टली, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, मैम इसका बी है। ये बहुत ऑब्वियस था ना बच्चों सभी के लिए। यस मैम। obvious। ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं है अभी। फैजा, प्रियांशी, बी, सभी भी बोल रहे, ओके ग्रेट, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा हाई लेवल या मीडियम लेवल, रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉस्फोराइलेशन, सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी आया था एक बार। ये क्वेश्चन 2019 में अभी मैंने कराया है, पिछले साइड में। मैम सी। यस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स तो वैसे भी नहीं, एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन तो वैसे भी नहीं, बी एंड डी को हम वैसे भी काट देंगे, सही बात। यस मैम। अब इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ रिलीज करके क्या करोगे, उसको ट्रांसफर भी तो करना होगा ना, तब जाके हमको क्या होगा,
प्रोटॉन का पंप बनेगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा। जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा तब जाके एटीपी बनने वाला है, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। दैट इज व्हाई सी इज करेक्ट। मैम अगले का डी है। मैम डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सब लोग डी बोल रहे हो? यस मैम। नो मैम। ओके, हु इज दैट नो? कोई बात नहीं, हिम्मत करके नो बोल रहे हो। कौन है? पलक? यस मैम। यस पलक, यू आर राइट। इसका आंसर क्या होगा फिर पलक? पलक इसका आंसर क्या होगा फिर? मैम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा मैम ये। सी ऑप्शन, सी। हाँ, क्योंकि हमने क्या देखा था, वाटर बिकम्स अ फर्स्ट प्रोटॉन डोनर एंड ये क्या करेगा, CO2 को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा टू फॉर्म व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज। हाँ, एंड यहाँ से ये प्रोटॉन तो यहाँ पे डोनेट हो गया एंड ये ऑक्सीजन क्या हो गया, सिंपली लिबरेट हो गया। एंड प्रोटॉन जो निकलता है, प्रोटॉन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। प्रोटॉन इसको रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ये चला गया PS2 के पास। तो इसका ऑक्सीजन बायो प्रोडक्ट बन जाता है। हाँ, तो इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर्स, ये कब हुआ? ये हुआ ही नहीं। हमने केल्विन साइकिल में ऑक्सीजन निकलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा। तो पहला आंसर तो गलत है। देन आप सब लोगों ने ऑल ऑफ द अबव कैसे बोला बच्चों? आपने पूरा सेंटेंस ठीक से पढ़ा नहीं है फिर। प्लांट डू नॉट रेस्पायर सिंस दे डू फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। हर लिविंग चीज जो है वो रेस्पिरेशन करेगी करेगी। तो ऑल ऑफ अबव आएगा ही नहीं यहाँ पे। थोड़ा पढ़ा करो बच्चों, सिली मिस्टेक था ये। मुझे पता है कि आप लोगों को सबको आंसर पता है, बट बहुत ही सिली मिस्टेक था ये। ओके मैम यस। बस और मत पढ़ाना। अरे हाँ, नहीं पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो। अभी यहीं पे रुक जाएंगे। मैं सिर्फ बता रही थी कि कल से ये शुरुआत करेंगी, इतना क्यों पैनिक हो रहे हो? ठीक है, C3 साइकिल तक रुक जाते हैं हम। क्वेश्चंस भी हमने करा लिए हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आई गेस अब तक तो क्लियर है। यस। यस अगला क्लास आपका देखो, बता रही हूँ मैं। अगला क्लास आपका है फ्राइडे को 4 से 5 बजे। तो उस क्लास में फिर मैं क्या करूंगी, आपको C4 साइकिल एंड कैम पाथवे, जो थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कैम पाथवे, उसको हम कराएंगे। एंड फोटो रेस्पिरेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस को हम करेंगे। ओके, सो फ्राइडे Yes, क्लास ma'am. अगेन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस फिर उसके अगली क्लास में किया जाएगा। ओके मैम, अब लीव हो जाए। हाँ बच्चे, बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय बाय। मैम, बाय मैम। बाय बाय। केयर बच्चा।